पाकिस्तान से जब बात करता हूँ मुज़ाकरात इसलिए करता हूँ कि पूरी दुनिया में हर मसले का हल ही मुज़ाकरात है। सीएम केपी को कहता हूँ दहशतगर्दों के दोस्त बन के उनके साथ खड़े ना हो। सरदार सरदारी कहे कि दहशतगर्दी का मुकाबला हमें करना है, कैदी नंबर 804 को रहा करो। इस जमात ने बॉयकॉट किया, आकाओं को खुश करना था। खान साहब ने अनाउंस किया था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वो ताना देते हैं तो माशाल्लाह की पैदावार है। नेशनल डायलॉग इमरान खान के बगैर नहीं हो सकता। कमेटी की जो मीटिंग उसमें जो भी बात अली अमीन गंडापुर साहब ने की है वो तो पॉजिटिव थी। हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत से होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पीटीआई की मौजूदा क़यादत अब चाह रही है कि उनके बानी यानी बानी पीटीआई खान साहब एस्टैब्लिशमेंट से अपनी महाज आराई ख़त्म करें और ये बात पीटीआई की मौजूदा क़यादत अपने अपोजिशन के इत्तेहादियों से कह रही है कि खान साहब को मनाएं। बानी पीटीआई ख़ुद भी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मफाहमत करके अपनी तहरीक में शामिल करना चाह रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर हीले बहानों से मौलाना साहब पर तनकीद करते हैं। कल कह दिया कि तालिबान पर अब मौलाना फजलुर रहमान का कोई असर नहीं रहा, यानी उनको इर्रेलेवेंट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर पूरी कौम वरिड है और मियाँ नवाज़ शरीफ भी इस हवाले से किसी न किसी किरदार को अदा करने के लिए तैयार हैं। वहाँ जाफिर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की लाशें आईं, बलोच यकजहती कौंसिल वाले वो लाशें उठाने के लिए आ गए और फिर वायलेंस हुआ क्वेटा में और आज वो गिरफ़्तार भी हो गए। हम इस सूरत हाल का तज्ज़िया लेंगे। मुल्क के नामवर तज्ज़िया कार आज हमारे रूबरू हैं। जनाब हफीज़ुल्लाह खान न्याज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनाब मदर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। न्याज़ी साहब, ये ज़रा बड़ी ख़बर है और आपके अखबार से ही आई है, जंग अखबार से। अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत अब चाह रही है कि बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपनी महादाराई ख़त्म करें। ये उन्होंने अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से दरख्वास्त की है कि वो बानी पीटीआई खान साहब को मनाएं। खान साहब का क्या मौक़िफ़ कुछ और है? बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब। देखें जी, मेरा ख्याल है कि अगर आप बनज़र ग़ायर इमरान खान साहब की सियासत का जायज़ा लें पिछले 3 सालों से, जब से वो इक़्तिदार से अलहदा हुए हैं, तो एक लम्हा भी नहीं आया कि जिसमें उन्होंने जो एक एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता है या उनसे तल्लुक़ खातर पैदा करने के लिए कोई जो उससे लातल्की ज़ाहिर की हो। हमेशा उसके लिए कोई ना कोई कोशिश रही है, बल्कि जब तक बाजवा साहब रहे और फैज़ हमीद साहब रहे हैं तो ये बात अब बिल्कुल आम है कि जी उनकी अक्सर जो जलसे जुलूस थे वो करवा ही जनाब फैज़ हमीद रहे थे या इनडायरेक्टली बाजवा साहब करवा रहे थे। वजूहत उसकी कुछ भी हो, आया वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजना चाहते थे, आया वो जनरल आसिम मुनीर की अपार्टमेंट को रुकवाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे थे वो एस्टेब्लिशमेंट के ही इशारों के ऊपर वो उनका सारा जो गेम प्लान था वो चल रहा था। ये अब सब हर एक के सामने है। जब वो आसिम मुनीर की अपार्टमेंट रुकवाने के लिए जा रहे थे इस्लामाबाद हल्फ लेके, तो उनका तो कोई ज़ाती गरज नहीं था। फिर उसके बाद जो फास्ट फॉरवर्ड आ जाए, जब इन्होंने तहरीक इंसाफ ये वजूद में आई और ये इलेक्शन से पहले जब उन्होंने एकदम लोगों को हैरान कर दिया और गौहर साहब को बना दिया पार्टी का सदर और जितने ओहदे दिए और जो लोग अहम थे वो वही लोग थे जिनको एस्टैब्लिशमेंट के साथ जिनका एक ताल्लुक था। और इमरान खान साहब को इस बात का बखूबी जो अंदाज़ा था कि ये वो लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं या बात करते रहे हैं। इन बिटवीन सितंबर में बाजवा साहब को किस तगदौर शौक से मिले थे और किस मेहनत से, कभी आरिफ अली साहब अपना अकाउंट लिखेंगे तो बताएंगे किस मेहनत से और किस मिन्नत तरले से उन्होंने इमरान खान साहब की जनाब बाजवा से मीटिंग करवाई थी 2022 के अंदर। और उसी बैकग्राउंड में जब इन्होंने ये ओहदे दिए पार्टी के, तो मतलब इनका ये था कि ये एस्टैब्लिशमेंट जो है उनको मैंने पार्टी जो है टेक्निकली उनके हवाले कर दी है। और ये बिल्कुल सही है कि जो तहरीक इंसाफ है वो एस्टैब्लिशमेंट साहब उनके साथ कंफर्टेबल है, जो आज की क़यादत है
चाहे अली अमीन गंडापुर है, चाहे उमर अयूब साहब है, चाहे वकास अकरम साहब है, क्योंकि आखिरी उम्र में क्या खाक को सलमान होंगे। इन सब की एक लंबी ट्रेल है एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक की, कौन नहीं जानता किस वक्त नहीं। ये तो उनके नहीं, लेकिन फिर ये महादाराई क्यों है पार्टी की, पीटीआई की? जी इधर बस मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के पास जो एक सियासी जो एक्यूपमेंटशिप होती है, जो उनके पास एक उनका जो सियासी जीरकपन है वो है ही नहीं। उनकी सियासत जो है वो सिफर है। वो थोड़ा सा देख के समझते हैं बहुत कुछ दे चुका हूँ, फिर एक्सपेक्ट करने का एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको कोई फ्री लाइसेंस दे देगी, गेट के दरवाजे खुल जाएंगे कि जी पार्टी मैंने हवाले कर दिए। भाई वो कोई बच्चों वाली गेम नहीं है, वो आपके सारे दो पे समझते हैं। नंबर 2, उनका भी एक 70 साल तक तरीकेकार चला आ रहा है लोगों को कि जब तक वो अगला बंदा पूरा कैपिचुलेट ना करे, पूरा हथियार ना डाले, पूरी तरह अपने आप को अपनी उनकी शराइत पे, वो शराइत जो कभी भी इज्जतदार नहीं रही, खान कयूम खान की 59 एक मतलब है टोटल सरेंडर का कॉन्सेप्ट है जो आप फरमा रहे हैं। हाँ, इधर रुकिएगा प्लीज, इधर रुकिएगा। मुताबिक मिलेगा नहीं, फिर वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, हमेशा देर कर देते हैं। चले इधर रुकिएगा। मैं जरा मदर अब्बास साहब की इसी नुक्ते पे, इसी खबर पे मैं राय लेता हूँ रादर। मदर अब्बास साहब, पीटीआई का तो मतलब ही खान साहब हैं, पॉलिसी पीटीआई की वही जो खान साहब सोचेंगे, जो बात करेंगे, जो डायरेक्शन देंगे। फिर जब ये मौजूदा पीटीआई की क़यादत अगर ये चाहती है कि खान साहब महादाराई को ख़त्म करें, और वो अचकज़ई साहब और अल्लामा राजद नासिर अब्बास साहब से कह भी रहे हैं कि किरदार अदा करें, तो क्या पीटीआई की मौजूदा क़यादत खान साहब की पॉलिसी से डिविएट करना चाह रही है, या उनका फ़लसफ़ा हो रहा है? देखिए पराचा साहब, मसला ये कि कौन सी जमात है जो इससे हटकर बात कर रही है। मतलब आप क्या मुस्लिम लीग में नवाज शरीफ के अलावा कोई है? क्या पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी के अलावा कोई है? मतलब मैं तो नाम तो बहुत सारे हैं जी, लेकिन जिस पैराए में आप गुफ्तगू कर रहे हैं मैं उस पैराए में बात कर रहा हूं। दुरुस्त है आपकी बात। तो असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि इमरान खान का इस वक्त एक डिस्कनेक्ट है विद द रेस्ट ऑफ पार्टी। उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि आप जो लोग जाके उनसे मिलते हैं, अगर आप उनके बयानात देखें तो उनके बयानात में भी तजाद नज़र आएगा। अलीमा खान कुछ कह रही होती हैं, पहले जब बुशरा बीबी आती थी तो वो कुछ कह रही होती थी। जो पार्टी के लीडर्स जाके मिलते हैं उनमें हर लीडर की अपनी एक ज़बान होती है, अपना एक मौक़िफ़ होता है, और सब इमरान खान को कोट कर रहे होते हैं। मुझे नहीं पता इस खबर की जो है अंसार अब्बासी साहब बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इस खबर की सेहत किस हद तक जो है मुकम्मल तौर पे सेहत तो मदर अब्बास साहब लगती है, क्योंकि जिस दिन पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, पीटीआई नहीं गए, तो गौहर खान साहब बाहर आके वो बिल्कुल डिफेंसिव भी थे, और उनकी बातों से यही इम्प्रेशन लगता था कि जी हमें जाना चाहिए था। लेकिन देखें ना, जो महादाराई की बात है वो तो जारी है ना। अभी 2 दिन पहले ट्वीट आया, फिर 1971 के वाक़यात एक तरह का तंज कर रहे होते हैं ना खान साहब, जब बार बार ये बात करते हैं, तो महादाराई तो खान साहब ने जारी रखी हुई है। नहीं, तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के रवैये में तो यानी अगर ज़ाहिर हम बाहरी की बात कर सकते हैं, अंदर का नहीं पता कि खान साहब के जहन में क्या चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल तो उनके रवैये में कोई ख़ास लचक नज़र नहीं आ रही। और अगर उनके रवैये में लचक नज़र नहीं आ रही तो इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में कैसे लचक होगी? जी दुरुस्त है। तो फिलहाल तो दोनों एक स्टेटस को है जो अपनी जगह बरकरार है। इमरान खान भी एक हार्ड लाइन पर हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने भी तय किया हुआ है कि उनके साथ वो नहीं। तो अब बाकी जो बीच के प्लेयर्स हैं, उनकी पहली चीज़ ये कि उनकी वेटेज कितना है। अचकज़ई साहब हों या मौलाना फजलुर रहमान हों, मौलाना फजलुर रहमान अभी भी एक कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आते हैं। वो विकेट के चारों तरफ अच्छा, मैं मौलाना साहब पे आता हूँ, इधर रुकिएगा, मैं बाकायदा मौलाना साहब पे बात करता हूँ। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जब पार्टी कहती है कि महादाराई ख़त्म करें,
तो क्या पार्टी थक चुकी है कॉन्फ्रंटेशन से, या पार्टी के पास ऑप्शन ख़त्म हो गए हैं? अब अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से कहना कि जी ये महादराई खान साहब ख़त्म करें, अपनी पार्टी क्यों नहीं प्रिवेल ओवर कर सकती खान साहब? शुक्रिया राजा साहब। पहली बात तो मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, मेरी नाक़िस राय के मुताबिक ये जो सोच पाई जाती है कि इमरान खान साहब के यहाँ किसी लचक का मुजाहरा नहीं है और वो बड़ी सख्त हार्ड लाइन इख्तियार कर चुके हैं, मेरे ख्याल में ये काफ़ी हद तक दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब भी इस लचक का मुजाहरा करने को तैयार हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं और दूसरा फरीक क्या चाहता है। इमरान खान साहब बारहा ये बात कहते रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहता हूँ, आर्मी चीफ अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दे, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं, हम इस वक्त आर्मी चीफ के साथ महाजराई नहीं चाहते। लेकिन आप देखते हैं चंद दिन के बाद वो फिर से उनकी एग्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जी जी। फिर वो जब उनसे कहा जाता है कि अब उनके अपने पार्टी के लोग अगर आप आर्मी चीफ का नाम लेके ट्वीट ना करें या मीडिया टॉक ना करें जनरल सईद आसिम मुनीर साहब के हवाले से, तो फिर शायद हम बातचीत आगे बढ़ सकती है, तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। फिर आर्मी चीफ का कई रोज तक नाम नहीं आता। मसला ये है कि खान साहब की जो डिमांड्स हैं वो लचक के लिए तैयार हैं, वो डील के लिए भी तैयार हैं, वो हर मामले के लिए फौज के साथ बैठ के बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को 9 मई के हवाले से पब्लिकली माफी ना मांगनी पड़े, पहली बात। दूसरी बात वो कहते हैं जी कि जनाब ये इस वक्त जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं इनको अब रुखसत करें, यानी हुकूमत का वो खात्मा चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत का खात्मा हो और नए इंतखाबात हो, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो फौरी इक़्तिदार के अंदर आ सकते हैं। तीसरा, इमरान खान साहब मामला चाहते हैं कि मेरे तमाम मुकदमात मेरे और मेरे कारकुनान के ऊपर जो मई के हवाले से हैं या दीगर मुकदमात हैं वो सारे मुकदमात खत्म कर दिए जाएं। गोया उनके पार्टी के कारकुन, उनके पार्टी के रहनुमा इंक्लूडिंग इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएं। तो मलिक साहब ये देखे ना, ये महादराई तो खत्म ना हुई बल्कि ये तो डिक्टेशन हो गई ना कि मेरे जो पॉइंट्स हैं और यही महादराई की बुनियाद है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि उसके बाद मैं फिर से अच्छा बच्चा बनने के लिए तैयार हूँ जिस तरीके से आपने मुझे पहले अच्छा बच्चा बना के रखा हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि दूसरा फरीक क्या ये देने को तैयार है? वो लचक तो दूसरा फरीक तब दिखाए कि वो ये दे सकता हो। क्या वो मौजूदा हुकूमत को रुखसत करके इमरान खान साहब को इक़्तिदार दे सकते हैं? क्या सारे मुकदमात वो खत्म करवा सकते हैं? आपको याद होगा एक बड़ा वाज़ेह बयानिया आ गया था अफवाज पाकिस्तान का कि जब तक 9 मई के हवाले से पब्लिकली माफी नहीं मांगी जाएगी और हुकूमत के साथ बातचीत नहीं होगी। मलिक साहब उल्टा आगे से तो ये आ जाता है कि जी आपने करवाया था, आप माफी मांगे। इधर रुकिएगा, मैं आपसे शुरू कर दूंगा। एक जुमला कह दूं सर, एक जुमला कह दूं। जी। ये सिर्फ बयानिया बनाने की हद तक होता है। वो कहते हैं जी कि बस नीवा नीवा करके माफ कर दो, पब्लिक के सामने माफी ना। चलें इधर रुकिएगा नादरीन, मैं ब्रेक लेता हूं। मलिक साहब मैं आपसे ही शुरू कर दूंगा। ये दहशतगर्दी के हवाले से बड़ी संगीन सूरत हाल बनी हुई है। अली अमीन खान गंडापुर कह रहे हैं कि जी मुझे आप मैंडेट दें, मैं आपको उनके साथ बिठा सकता हूं। हालांकि हुकूमत पाकिस्तान ये ऑफ़र अफ़गान तालिबान की तरफ से आई थी रद्द कर चुकी है। ये क्या मामला आगे बढ़ेगा? ब्रेक के बाद नादरीन बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। मलिक साहब मैंने ब्रेक से पहले सवाल छोड़ा था। अली अमीन खान गंडापुर दहशतगर्दों के हवाले से कहते हैं कि मैं आपको उनके साथ मुज़ाकरात की मेज़ पे बिठा दूंगा। गो के वो मौलाना साहब को ज़रा थोड़ा डिच करने के लिए या उनको अंडरमाइन करने के लिए रादर कह रहे थे, लेकिन ये ऑफ़र अफ़गान तालिबान ने, मुल्ला अमीर मुतक्की इधर आए थे इस्लामाबाद, मेरी खुद उनसे बात हुई थी एक मजमे में, और मजमे को उन्होंने कहा था कि जी हम पाकिस्तान बैठ जाए, हम मुज़ाकरात कराने के लिए तैयार हैं। जब पाकिस्तान की रियासत ने मना कर दिया था, दहशतगर्दी बढ़ रही है, फिर ये ऑफ़र कोई मीनिंग रखती है? देखिए पहली बात तो यह कि अली अमीन गंडापुर साहब की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो ये मुज़ाकरात करवा सकें। ना उनकी ये हैसियत है, ना वो अपने सूबे के हवाले से किसी को कायल कर सके हैं कि वहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात ना हो। आप ये तसव्वुर करें कि वो सूबे के वज़ीर आला जो शाम के वक्त आपको पुलिस थाने बंद कर जाने पड़े और आपको जो लकी मरवर से लेके टांग से लेके डेरा इस्माइल खान का तमाम एरिया में आपकी
सूरत हाल के आपके अपने वज़रा और अली अमीन साहब खुद ओपनली मूव ना कर सकते हों, वो रियासत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात क्या करवा सकते हैं? मेरे ख्याल में ये सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब को अंडरमाइन करने की कोशिश है, या ये बावर कराने की कोशिश है कि जी मैं उससे बड़ा लीडर बन चुका है। मसला ये है कि अगर वहां कोई किरदार अदा कर सकता है, अगर कोई इम्कान हो सकता है, आप मुझसे ज्यादा बाखबर हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल में, फिर हमारी खारजा पॉलिसी के हवाले से, तो वो शायद अफगान तालिबान या वहां की जो मजहबी लीडरशिप है मौलाना फजल रहमान कुछ किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रियासत पाकिस्तान भी एक चीज तय कर चुकी है, वो ये समझती है कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पे बैठे हुए लोग हमारे ऊपर हमलावर हैं, या हमारे उन कबायली इलाकों में, साबका कबायली इलाकों में जो इस वक्त इंसर्जेंसी है, उनके साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जिसने हमारी अफवाज के ऊपर हमला किया है, जिसने बेगुनाहों को शहीद किया है, उनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन होंगे और उनको अब बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। ये बड़ी क्लैरिटी हो, बड़ी क्लैरिटी, बहुत क्लैरिटी है। इधर रुकिएगा, मदर अब्बास साहब, अभी मलिक साहब भी फरमा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान को ही अंडरमाइन करने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं। फिर तो बानी पीटीआई तो खुद चाह रहे हैं कि मौलाना साहब आएँ, अपोजिशन के इत्तेहाद में शामिल हों, वो बड़ी बड़ी ऑफ़र्स भी कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान को, लेकिन फिर उनके अपने अगर वज़ीर आला मौलाना फजल रहमान को अंडरमाइन करने के लिए ताने देने पे आ जाएं कि तालिबान पे इनका असर ख़त्म हो चुका, तो फिर अपोजिशन इत्तेहाद कैसे कायम होगा? देखिए, उसमें एक बहुत सीधी सी बात है कि अली अमीन गंडापुर का बराह रास्त एक क्लैश बनता है ना मौलाना फजल रहमान से। जी, अंडरस्टैंडेबल है। तो वो उस चीज़ को मेरे ख्याल में इमरान खान खुद भी समझते हैं। लेकिन ये कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई की इस वक्त पोजीशन है, या पिछले 10 सालों में पोजीशन रही है, अगर कोई इत्तेहाद होता है, और मेरा ये याद रखें कि मौलाना फजल रहमान अगर पीटीआई से इत्तेहाद करते हैं तो वो महज इस हुकूमत को घर भेजने वाला इत्तेहाद नहीं होगा, वो फिर एक लॉन्ग टर्म इत्तेहाद करना चाहते हैं पीटीआई से, जिसमें जाहिर है क्योंकि मौलाना फजल रहमान और जेयूआई और पीटीआई की कॉन्स्टेंसी एक ही है, तो मसला ये है कि वो वहाँ आगे चल के आगे जो इंतखाबात होने जा रहे हैं या होंगे या दीगर मामलात में, वो एक सियासी इत्तेहाद प्योरली जेयूआई और पीटीआई का चाह रहे हैं। वैसे मदर अब्बास साहब, एक बात मैं भी शेयर कर दूं कि बानी पीटीआई ने बाकायदा ऑफ़र भेजी है कि अगले इंतखाब के लिए हम आपसे इत्तेहाद करना चाहते हैं और आपकी मर्ज़ी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी आपको देने के लिए तैयार हैं। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल में चूँकि एक जो है लॉन्ग टर्म एक अलायंस करना चाहते हैं मौलाना, और ये जो वसीतर कौमी इत्तेहाद है ये उससे जुड़ा हुआ है, और क्योंकि जब तक इधर कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी तो मैं नहीं समझता कि मौलाना उस लार्जर अलायंस का हिस्सा बनेंगे उसमें। अब सूरत हाल जो मौलाना को भी पता है वो ये है कि अगर पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात तय नहीं होते तो जाहिर है आइंदा इंतखाबात में क्या होगा और क्या सूरत हाल बनेगी, उससे पहले ही बहुत सी चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। इसीलिए मौलाना फजल रहमान रिलक्टेंट हैं, इसीलिए मौलाना फजल रहमान बहुत जल्दी नहीं कर रहे किसी इत्तेहाद में जाने की, और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत जल्दी, अब अगर आज की ये 2 दिन की अंसार अब्बासी साहब की खबर देख ही लें, उससे भी यही अंदाज़ा होता है कि कोई लॉन्ग इस वक्त कम से कम ईद के फौरन बाद कोई वसी इत्तेहाद बनने नहीं जा रहा। और जिस बुनियाद पर मदर अब्बास साहब, जिस बुनियाद पर अली अमीन खान अंडरमाइन कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान को अफ़गानिस्तान के हवाले से, वहाँ तो अब पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी मुआविन वज़ीर आज़म के सादिक साहब काबुल पहुँच गए, वहाँ उनकी मुलाकातें हो रही हैं और यही इसी ताल्लुकात पे ही बातचीत हो रही है। अगर फेडरल गवर्नमेंट अपना इनिशिएटिव ले लेती है तो फिर अली अमीन खान के लिए क्या ऑप्शन बचेगा? जाहिर है वो तो फिर देखिए अल्टीमेटली तो वो किसी भी स्टेज पर आप इवन इत्तेहाद हो भी जाएगा तो ये याद रखें कि मौलाना फजल रहमान तो एक ज़्यादा जो है गहरी और वसी सोच रखते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर को आप कभी भी मौलाना फजल रहमान के हक में बयान देते हुए नहीं देखेंगे। इवन अगर इत्तेहाद हो भी जाएगा वो खामोश हो सकते हैं, वो चुप हो सकते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान को वो स्पेस मिल गया तो वो अपना पॉलिटिकल स्पेस खो बैठेंगे। तो अली अमीन गंडापुर एक ऐसे इत्तेहाद के कम से कम अगर हो भी जाए तो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मजोशी नहीं दिखाएंगे उस इत्तेहाद में,
लेकिन वो एक डिफिकल्ट पोजीशन में आ जाएंगे। डिफिकल्ट पोजीशन यकीनन रहेगी उनकी। न्याय साहब यही नुक्ता जी मदर साहब आप नहीं मैंने तो कर ली बात जी। न्याय साहब यही नुक्ता आपके सामने कि एक तरफ अफगानिस्तान हम कहते हैं दहशतगर्द आते हैं और वहाँ से वो उनको सेंचुरी पनाहगाहें मिली हुई हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी गए थे अफ़गानिस्तान, अगर आपको याद हो। उसके बाद अली अमीन ख़ान के ये बयानात और उसमें मौलाना साहब को ज़रा तालिबान के असर से बेअसर करने की वो बात कर रहे हैं। क्या ये महज पॉलिटिकल कंसिडरेशन है या कोई प्रॉब्लम्स हैं बड़ी बड़ी? देखें जी, असल में हम जो है ऐसे जो सारी चीज़ों डिस्कस करते हुए लगता है कि ये शायद प्रॉब्लम जो है वो वहीं से शुरू हो रहा है कि तालिबान ने हुकूमत पकड़ी और निज़ाम का ये टेररिज्म बढ़ गया और ये हो गया और वो हो गया। मत भूलें कि यहाँ पे 18 साल अमेरिका बैठ के गया है। मत भूलें कि अमेरिका के आने से पहले जब पहली अफगान जंग थी, अलकायदा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन अमेरिका जब छोड़ के गया था 80s में, तो अलकायदा नाम की चीज़ हमारे कानों में जब आई थी तो हम उससे गैर मानूस थे। कोई पाकिस्तानी अलकायदा के बारे में, उसामा के बारे में हम जानते थे, लेकिन अलकायदा नाम की किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते थे। अमेरिका ने बताया कि अलकायदा तंजीम है। दाइश नाम की और ISIS नाम की चीज़ें जो इराक और शाम के अंदर उसमें होम ग्रोन थी, वो जाके अफगानिस्तान के अंदर जब वो जाने लगा तो हमें पता चला कि जाते हुए एक दाइश और ISIS भी आ गई है। मैं तालिबान की हुकूमत को हॉस्टेज समझता हूँ इस वक्त अमेरिका के जो लेफ्ट ओवर्स हैं उनके हाथों। और अमेरिका अभी भी वहाँ पे जो हमारे खिलाफ चीज़ हो रही है, जो हमारी दहशतगर्दी हो रही है, उसका हम बाजार कह रहे हैं तालिबान हुकूमत, लेकिन ये कहने की बातें हैं। इसके अंदर कोई अगर आपके पास अक्ल फहम और उसका थोड़ा सा इदराक है वहाँ की अफगानिस्तान की सूरत हाल का, तो अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं वो बेचारे अपने मुल्क के अंदर बड़े महदूद हैं, चंद घरों के अंदर तक वो खुद इस वक्त हौसले बने पड़े हैं। वो एक लम्हे के लिए किसी वक्त भी उनको जो है उनकी हुकूमत उल्टाई जा सकती है, अगर शाम की उल्टाई जा सकती है। एक मिसाल हमारे सामने आ चुकी है और इससे पहले कई हुकूमतें 7-8 ऑर्गेनाइज हुकूमतें उलट चुकी है पूरी दुनिया में, लीबिया से लेके और यमन और पति कहाँ क्या पति नाम ले। तो इस बैकग्राउंड के साथ जो कुछ हो रहा है वहाँ पे ये वो लोग नहीं हैं। ये लोग जो है इंडिया और अमेरिका के गठजोड़ के साथ एक ग्रुप है। वो उनके पास 3 चीज़ें हैं और जो चीज़ें हैं वो सिवाय हुकूमत अगर कोई देती है तो बड़ी लीथल होती है। एक इंटेलिजेंस है जिसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, ये बहुत हाई लेवल हाई टेक इंटेलिजेंस है। उनका वेपनरी है, पाकिस्तान फौज से बड़ी वेपनरी है। यार किसके पास है? ये वही है जो यूक्रेन में इस्तेमाल हुई है, वही है जो शाम में हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, वही है जो हमारे कच्चे के डाकू और सारे जो तालिबान कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ उनके पास जो मलेशिया है वो नहीं है। BLA जो है उसकी पूरी ट्रेनिंग हुई है फौजी, और जो तालिबान है या पीछे कैसे मिल जाते हैं BLA और तालिबान साहब, ये यकीनन ट्रेनिंग है। मुझे बात जरा मुकम्मल करें, बड़े अहम टॉपिक है। जी। तो इस वक्त हमारे जब आर्मी चीफ कहते हैं कि ये हम हालत जंग में है, तो बुनियादी तौर पे आप अब हिंदुस्तान के साथ जंग बॉर्डर पे नहीं लड़नी, यही जंग लड़नी थी आपने, और वो फुल फ्लेज वॉर है। बदकिस्मती ये है कि हम खुद जो है गैर शौरी तौर पे या शौरी तौर पे उस जंग को जो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं और कंफ्यूज कर रही है। अली मनी अच्छा न्याय साहब, मैं आपसे ही शुरू कर दूंगा। नादरीन मैं ब्रेक लेता हूँ, स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। न्याय साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल जमहूरी फ्रेमवर्क में है। मियाँ साहब क्या कहना चाह रहे हैं? असल में मियाँ साहब के ज़हन में तो यार कोई प्लान होगा, और जो कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे होंगे कि किसी तरीके से जमहूरियत के को जो हम लेटर स्पिरिट में वहाँ इंट्रोड्यूस कराई जाए। बुनियादी तौर पे जो है वहाँ पे जो है सरदार जो है, अब वो एक ऐसे सरदार हैं कि सरदारी निज़ाम कायम करने में तो उनको कोई बात नहीं है, लेकिन मुल्क में उनको कम्युनिज्म चाहिए। वो सारे लेफ्टिस्ट है, मतलब कम अज़ कम उनका जो मैनिफेस्टेशन है वो लेफ्ट के है। तो उसके लिए तो सबसे पहले उनके अपने चुंगल के अंदर जो उन्होंने गुलामियों के जकड़े में, उसकी पहला तकाजा ये है, देखो कॉमरेडशिप में तो ये है कि उनको उठाएं और अपने बराबर लाएं, लेकिन उनको उन्होंने उसी तरह गुलाम बना के रखा हुआ है अपने सारे के सारे। आज के दिन में भी बलूचिस्तान में उनके लीवा से लेवी से लेके और जितना कुछ है उन्होंने उनको गुलाम बनाया हुआ है। देखिए बलूचिस्तान का मसला जो है ये बड़ा बैन अवी मसला है।
इसके ऊपर भी शुरू से पाकिस्तान बनने के बाद 2 जगह टारगेट की गई थी, जिसके अंदर इंडिया ने और बाकी जो लोग थे उसमें मौसर तरीके से, एक मशीक पाकिस्तान था, उसकी कामयाबी के बाद उनके हौसले बुलंद हुए और उसके बाद उनका टारगेट था बलूचिस्तान के अंदर एक वक्त में हम बाय डिफ़ॉल्ट बचे रहे कि रूस अमेरिका की कोल्ड वॉर में ठनी रही। अब उसके बाद जब अमेरिका की और रूस की जो है के बाद एक नई एक दुनिया ने मल्टीपोलर यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ आई है, तो एक नई है कि जी चीन के लिए असल मसला यह है कि इस वक्त चीन जब भी पाकिस्तान में एक्टिविटी करेगा तो ये टेररिज्म बढ़ जाएगा। इस वक्त चीन ने गवादर में अब भी कोई 2-2.5 बिलियन डॉलर का एक हवाई अड्डा बना के दिया है, वहाँ पे उनके कामों की रफ्तार उसी तेज़ी से चल रही है इस टेररिज्म के बावजूद, और इसी तेज़ी से वो भी अंदर जो आखिरी जंग लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी जीत जाएगी। आज तो आपने बड़ी अच्छी बात की, सियासी अदम इस्तेकाम है जो कि फौज की अपनी वजह से है, अच्छी बात की, लेकिन ये जंग वो जीत जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद अफजा बात की। मदर अब्बास साहब, ज़रा यही नुक्ता आपके सामने, मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में अमन के लिए जो भी हो सका मैं करने के लिए तैयार हूँ। मियाँ साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, मियाँ साहब जो बात कह रहे हैं, मेरा ख्याल है मियाँ साहब के पास हल है या नहीं है, लेकिन मियाँ साहब का ने माजी में बिल्कुल संजीदा सियासी कोशिश की जिसे बदकिस्मती से सबोटाज कर दिया गया। मियाँ साहब का ये फैसला कि डॉक्टर अब्दुल मालिक जो उनकी पार्टी, उनकी मुस्लिम लीग के इत्तेहादी ज़रूर थे, लेकिन ज़ाहिर है उनकी अपनी एक जमात थी जिसमें मीर हासिल बिदंजो मरूम भी थे, डॉक्टर मालिक थे, नेशनल पार्टी, और नेशनल पार्टी ने अनकंडीशनल सपोर्ट मुस्लिम लीग नून को की थी। लेकिन मियाँ साहब चाहते थे कि चूँकि इस वक्त मामला जो है जिस तरह कौम परस्त सियासत वहाँ जो है वो जड़ें पकड़ रही है, तो उससे निकालने का एक तरीका ये है कि क्यों ना कौम परस्तों को ही हुकूमत दे दी जाए। और ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल सोच थी, बहुत बड़ी सियासी सोच थी। और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के उनके जो सनाउल्लाह ज़हरी थे, ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सदर थे वो उस वक्त, तो वो इस मामले से, इस फैसले से ज़्यादा खुश नहीं थे। लेकिन अल्टीमेटली फिर 2.5 साल दोनों ने किए। अगर तो मियाँ साहब तो उस वक्त भी चाहते थे कि पूरे 5 साल जो है वो डॉक्टर मालिक को दिए जाए, और अगर डॉक्टर मालिक को 5 साल मिल जाते तो चीज़ें बहुत, इस चीज़ का कभी इम्कान था कि चीज़ें बहुत बेहतर हद तक आगे बढ़ जाती। लेकिन पहले तो फिर 2.5 साल मसला हुआ, फिर जो दूसरे 2.5 साल थे जो सनाउल्लाह ज़हरी के थे, उसमें फिर हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट थी वहाँ फिर उसका रोल नज़र आता है हमें कि मुस्लिम लीग नून KP और बलूचिस्तान को तकसीम करवाया गया। फिर बलूचिस्तान मुस्लिम लीग में से बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जन्म दे दिया, और फिर उसके असरात हमने आगे जब कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए और फिर सेनेट के हुए, उसमें हमें नज़र आया जब मीर हासिल बिदंजो जो उम्मीदवार थे और उस वक्त की अपोजिशन के, जिनके पास जो है वो मैक्सिमम मेजॉरिटी थी, उनको माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया और हासिल बिदंजो को हरा दिया। यानी 65 खड़े थे, 50 वोट निकले थे। हाँ, तो फिर यहीं से तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हुई है। माजी को तो छोड़ दें, माजी में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल डायरेक्शन मियाँ साहब ने उस वक्त दी थी, वो पॉलिटिकल डायरेक्शन बिल्कुल दुरुस्त थी। अगर उस वक्त थोड़ी सी उस चीज़ को चलने दिया जाता, डॉक्टर मालिक को 5 साल मिलते, मीर हासिल बिदंजो को इस तरीके से हराया नहीं जाता। देखिए, जब आप गलतियाँ मदर अब्बास साहब, गलतियाँ हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है मलिक साहब। लेकिन मलिक साहब, सवाल ये है कि जाफर एक्सप्रेस में इतनी बड़ी दहशतगर्दी हुई, ये गलतियाँ हुई, इन्हीं को कैपिटलाइज अब दूसरे लोग कर रहे हैं जो शर पसंद हैं। मसलन ये बलोच यकजहती कौंसिल, इन्होंने ना दहशतगर्दी को, जाफर एक्सप्रेस वाली को कंडेम किया, फिर ये आ गए कोयटा सिविल हॉस्पिटल में लाशें छीनने के लिए आ गए, फिर कल कोयटा में वायलेंस हुआ, इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ, अगेन 2-3 लोग वहाँ मारे गए, इन्होंने उनके नाम पे फिर ब्लॉक कर दिया कोयटा। आज ये सारे गिरफ्तार हो गए, तो क्या हम फिर, जो न्याय साहब भी कह रहे हैं कि आर्मी जीतेगी इंशाल्लाह, तो क्या ये रियासत का फिर फर्म जो रिस्पांस है ना कि वायलेंस को, तशद्दुद को, दहशतगर्दी को किसी सूरत में टॉलरेट नहीं किया जाएगा?
देखिए पराचा साहब, एक बात पे तो हम सबका यकीन होना चाहिए कि अब हम उस नहज पे आ गए हैं जहां बंदूक उठाने वाले, रियासत को ललकारने वाले और दहशतगर्दी करने वाले, उसके खिलाफ किसी दहशत का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। और मैं समझता हूँ जो न्याय साहब ने बात की, बड़ी दुरुस्त बात की है। देखिए स्टेट्स दहशतगर्दी के खिलाफ हारती नहीं है, रियासतें दहशतगर्दी को हराती हैं हमेशा से। और ये दहशतगर्द जो गिरोह होते हैं, ये बड़े माइनर सा एक सोच रखने वाला गिरोह होता है, और उसके साथ अगर ये तय कर लिया जाए कि हमने इसको एलिमिनेट करना है, तो ये दुनिया भर में दहशतगर्दी खत्म हुई गया है, रियासतें कभी नहीं हारी। सवाल ये है कि जो दूसरा जो मियां नवाशी बात कर रहे हैं, मियां नवाशी उस बयानिए को शिकस्त देने की बात कर रहे हैं कि जिस बयानिए को प्यार किया पॉलिटिकल लोगों ने कि जी एहसास महरूमी है, पावर शेयरिंग नहीं है, हमारे साथ सियासी ज्यादतियां हुई हैं, या बलूचिस्तान के हकूक दिए जाने चाहिए। तो मियां नवाशी बात कर रहे हैं पैरेलल दो बातें। एक बात कर रहे हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकदाम, दूसरी तरफ उस बयानिए को शिकस्त दी जाए जो सियासी बयानिया बना दिया गया है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छी सोच है। इस बयानिए को शिकस्त देना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, सियासी जमातों की जिम्मेदारी होती है। अगर आज मसला बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का है, तो साथ ही साथ उस सोच का भी मसला है कि जो बज़ाहिर बंदूक नहीं उठाते, जो बज़ाहिर दहशतगर्दी की सपोर्ट में नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं हमदर्दी रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके बयानात आ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो इस बात का इजहार करते हैं कि जी इफ और बट लगाते हैं दहशतगर्दी के साथ। मैं समझता हूँ उनको एंगेज करना, उनका अजाला करना, उनको कौमी दायरे में शामिल करना, उनसे डायलॉग करना, मियां नवाशी वो इशारा कर रहे हैं। और वो एक बेहतरीन रास्ता हो सकता है कि आप जो उन लोगों को जो दहशतगर्दी कर रहे हैं उनके साथ और तरीके से डील करें, जो सियासी महरूमियों की बुनियाद बनाकर अगर रियासत के खिलाफ कोई बगावत पर लोगों को उकसा रहे हैं, तो उनके साथ किसी और तरीके से तरीके से डील करना है। बहुत शुक्रिया जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब, आपने वक्त दिया। जनाब मदर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नादरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।